वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कोवलेंट सॉलिड के बारे में, कुछ डिस्कशन किए थे कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जो कि टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम कि अब मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। हमने पिछली वीडियो में कुछ बताया था कि मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स अपने आप में बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो मेटल्स के बीच में लगता है। अब देखिए, कोई भी एक मेटल मान लेते हैं, आयरन मेटल है, उसके मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जिस कारण से आपस में अटैच होते हैं ना, उसी बॉन्ड को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक के बाद एक पार्टिकल्स आते हैं जो आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, किस वजह से? मेटेलिक बॉन्ड के कारण। तो एग्जाम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं कुछ। अब देखिए, मेटेलिक बॉन्ड है तो कंफर्म है कि आपस में स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे। वो स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उससे क्या होगा? देखो, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। आप आयरन की रॉड को गर्म करते हो तो जल्दी तो गर्म होती नहीं, जैसे कि मान लो आपने किस कागज जला दिया वैसे आयरन की रॉड भी जलने लग जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि उसको मेल्टिंग, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आपस में बहुत स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। स्ट्रांगली बाइंड होने के कारण क्या होता है, उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स आपस में थोड़ी हीट देंगे तो नहीं हटेंगे, दूर हटेंगे अपने आप से, और थोड़ी हीट देंगे तो नहीं हटेंगे, लेकिन जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो पार्टिकल्स अलग होने। लेकिन इससे क्या पता चलता है, उसके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेटेलिक बॉन्ड की बात आ रही है तो मेटेलिक बॉन्ड ऑफ कोर्स मेटल्स में प्रेजेंट होगा। तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सारे मेटल्स तो सॉलिड होते नहीं है। अब क्या हुआ, एक केस ऐसा है मरकरी का, जो है तो मेटल लेकिन आती है किसमें? लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा बोले तो विस्कस फॉर्म में आती है। ठीक है, तो एक उसकी एक्सप्रेशन हो गई कि सारे मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे तो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक उसकी एक्सेप्शन है कि मरकरी नहीं होती। अब एक बात और है कि मेटेलिक बॉन्ड है तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी, मेटल की जो प्रॉपर्टी वो भी अप्लाई होगी। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं। उनको जैसे कि हथौड़े से मारते हैं मेटल्स को तो स्प्रेड होते हैं वो, जैसे मेटल्स की वायर्स भी बनती है, मेटल्स की शीट्स भी बनती है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो जो मेटल के सॉलिड में पाई जाती हैं। तो हम एक एक करके उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। दीज आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी आपने देखा होगा थर्मोमीटर में मरकरी आती है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर पे। दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इन्हें कहा गया है कि जो ये मेटल्स होते हैं ना, किस मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स है स्ट्रॉन्ग ज्यादा है बॉन्ड, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक डक्टाइल एंड मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी और डक्टाइल प्रॉपर्टी आपने टेंशन में स्टडी की होगी। डक्टाइल और मेलिबिलिटी प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जिसके से मेटल्स आपस स्प्रेड आउट होते हैं या फिर थिन हो जाते हैं। ये सब कुछ है व्हाट इज मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम डिस्कशन करते हैं। एक सी मॉडल आता है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है क्या है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कोई भी मान लो अपने पास एलिमेंट है उसका पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम एलिमेंट मान लेते हैं, मान लीजिए सोडियम का है एटम। अब ये सोडियम एटम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कब गेन करते हैं सोडियम एटम? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेंगे अपने ऊपर। ठीक है, अपन ने एक मान लिया कि जो एक ये पूरा सिस्टम ना, ये है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मतलब क्या? समुद्र। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे सी का, और ये इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे उनमें घूमने वाले जैसे कि फिश वगैरह हो गए, उसकी तरह काम करेंगे। इस सी में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, उसे कह रहे हैं, उसी को कहा गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये कुछ है मेटेलिक और उसके बारे में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में। क्रिस्टलैटिस के बारे में, क्रिस्टलैटिस क्या होता है? अब हम फर्दर मूवमेंट करते हैं आगे की तरफ, तो हमें एक टॉपिक आता है क्रिस्टलैटिस का। तो क्रिस्टलैटिस वो होता है कि सेल्स का अरेंजमेंट करना 3D के अंदर, 3D के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट करना, कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट करना क्या होता है? क्रिस्टलैटिस। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स इन 3D इज नोन एज क्रिस्टलैटिस। क्रिस्टलैटिस के बाद बात आती है कि अब देखो, जैसे ये कोई हाउस है, हाउस है, एक पूल मान लेते क्रिस्टलैटिस है,
ठीक है, और उसकी जो ब्रिक्स है ना वो कहलाती है यूनिट सेल, वो कहलाती है यूनिट सेल उसकी। अब इसके अंदर तो हम ब्रिक्स की बात कर नहीं सकते, पार्टिकल्स है तो मतलब कोई पूरा सिस्टम है उसका पार्टिकल्स का, उसको तो हम ब्रिक्स तो बोल नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो जब पूरी दीवार बनती है तो उसके अंदर छोटी छोटी ब्रिक्स लगती है, उन घर के अंदर तो लगेंगे ब्रिक्स, तो हम उसे ऑफ कोर्स ब्रिक्स बोलेंगे, लेकिन इस एटम्स के एटम्स नहीं बोलेंगे, पार्टिकल्स का जब आपस में अरेंज होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एक सिंगल क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, जब आप एक छोटी सी यूनिट होती है जिसको रिपीट करेंगे ना, एक के बाद एक रिपीट करेंगे, जिसकी वजह से बनेगा क्रिस्टल लैटिस। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस की। तो क्रिस्टल लैटिस होता है द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3D space is known as crystal lattice। ठीक है, कि अरेंजमेंट करना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D स्पेस के अंदर, उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्या होती है, द रिपीटेशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट which repeated again and again one over another to form a crystal lattice। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके रिपीट करने से, दोबारा रिपीट करने से एक के ऊपर एक फॉर्म हो जाता है क्रिस्टल लैटिस। वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल भी दो टाइप्स की होती है, जो पहली होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है जो अरेंजमेंट, जिनका अरेंजमेंट हो कोऑर्डिनेट्स पे, सिर्फ ओनली कोऑर्डिनेट्स पे अरेंज होंगे, जब पार्टिकल्स सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे अरेंज होंगे ना, उन्हें कहेंगे सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है जो किसी भी कॉर्नर या फिर बीच में अरेंज होंगे ना पार्टिकल्स, उन्हें कहेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल दो टाइप के, तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है द कंस्टिट्यूएंट particles are present only on corners। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं जिसमें से पार्टिकल्स कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं। एक रूम का डिजाइन स्ट्रक्चर मान लेते हैं हम, तो मानते हैं 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, ना सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ना बीच में कहीं प्रेजेंट होंगे, ना एज में प्रेजेंट होंगे, कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ प्रेजेंट होंगे कहां पे, कॉर्नर्स पे, पर हेड। अब हम एक क्यूब का डिजाइन लेते हैं, मान लीजिए ये क्यूब है, रूम है, ठीक है, इसमें 8 पार्टिकल्स होंगे, 8 कॉर्नर्स, क्योंकि कॉर्नर्स होते हैं इसमें 8, एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स है, सबका अपना अपना पार्टीशन है। अब देख रहे हो एक क्यूब का, एक जो एटम है इसका पार्टीशन कितना होगा इस क्यूब के अंदर, टोटल कितने हैं, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, 8, पर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल है वो अपना 1/8, जैसे कोई रूम का, ये रूम है, रूम में जो पार्टिकल है सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर होगा, रूम के अंदर, हम उसे ही कंक्लूड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो इसका कितना हो गया, पार्ट 1/8 पार्ट हो गया। अब टोटल एटम निकालते हैं, टोटल एटम, टोटल पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है रूम के अंदर, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है रूम के अंदर, तो वो हमें पता चल गया 1/8 है, ठीक है। अब 1/8 के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पता लगाएंगे वो अब कितने पार्टिकल्स बनते हैं, तो 8 तो पार्टिकल वैसे हैं, ठीक है।
अब उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 पर हेड के हिसाब से ले तो 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है रूम के अंदर। जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से ही हम एटम्स का पता लगाएंगे। इसे क्या कहते हैं हम, सिंपल क्यूबिक, क्योंकि क्यूब एंड सिंपल एक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम फर्दर मूव करते हैं, हम मूव करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के ऊपर। फर्दर मूवमेंट मूव करेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present at the corners as well as center of the cell। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे भी। मान लीजिए एक रूम है, इसके कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, या इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इस कॉर्नर में प्रेजेंट है। साथ में प्रेजेंट कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, और यहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बताती है, हमें साफ साफ बताती है कॉर्नर्स के अलावा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। इसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, अब तो सेंटर्स कई टाइप के हो गए अपने पास, ठीक है। क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, उसमें तो कई कई फेजेस होते हैं। तो इसके लिए इसको डिवाइड किया गया टाइप्स में, टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब एक फेस प्रेजेंट होगा, चाहिए आगे फेस पे, पीछे वाले फेस पे, अपर फेस पे, चाहे लोअर फेस पे। लोअर फेस मतलब नहीं एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स के अलावा प्रेजेंट होगा। एज सेंटर यूनिट सेल, नाम से पता चल रहा है एज सेंटर, मतलब एज में प्रेजेंट होंगे, उसे कहेंगे एज सेंटर यूनिट सेल। थर्ड, अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आता है एंड सेंटर, एंड सेंटर यूनिट सेल। मतलब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना कॉर्नर्स के अलावा, वो प्रेजेंट कहां पे होंगे, एंड पे भी। सिर्फ प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रेजेंट कॉर्नर्स पे नहीं होंगे, सिर्फ प्रेजेंट कहां पे होंगे, एंड पे भी प्रेजेंट होंगे। फोर्थ आता है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब ये हमारे टाइप्स हो गए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, एंड सेंटर, बॉडी सेंटर। अब फर्दर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट टाइप की, जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present at the corners as well as face centers। डेफिनेशन से पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के अलावा कहां पे, फेसेस पे। अब एक क्यूब मान लेते हैं, क्यूब कितने फेसेस होते हैं आपके अकॉर्डिंग, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट, इस साइड और एक इस साइड, 6 फेसेस हो गए। ये क्यूब है, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं क्यूब 3D में समझाने के लिए। ये क्यूब है, एज से प्रेजेंट है यहाँ पे, सॉरी कॉर्नर्स पे। इनका कंट्रीब्यूशन तो मैं निकाला था, जब निकला था 1 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब 6 फेसेस इसके, 1 फेस ये, सेकंड फेस ये मान लेते हैं,
थर्ड फेस हम ये नीचे वाला मान लेते हैं, एक ये फेस हो गया, एक फेस ये हो गया। अब फ्रंट वाले फेस को शो करना तो पॉसिबल है नहीं, तो एक फेस ये मानते हैं। कितने पार्टिकल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। टोटल पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है? टोटल कॉर्नर्स, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर की साइड से? वो कितना था? 8 पार्टिकल्स है, तो 1/8 उनका कंट्रीब्यूशन था, तो कितने नंबर ऑफ एटम आ गए? 1। ठीक है, अब फेसेस कितने हैं उसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। फेसेस के अकॉर्डिंग टोटल एटम कितने आएंगे? 6 फेसेस है। पर हेड मान लो अभी ये कोई भी बॉल है, बॉल हाफ तो इस बॉल की साइड है, हाफ इसकी साइड है, बॉल के बाद है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। तो इसके इसके फेसेस पे फेस के एटम्स को कंबाइन करें तो कितना आ गया? 2 3 पे कट गई, ये 3 एटम्स आ गए। ठीक है, टोटल एटम्स कितने हो गए? 1 + 3 4, टोटल 4 एटम्स हो गए। फेस सेंटर के अंदर टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सेंटर, यूनिट सेल। ठीक है, अब जैसे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर as well as body center। इस बॉडी सेंटर के यूनिट सेल में क्या होगा कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होगा एजिस पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन एक एटम जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा? सेंटर है, बॉडी के सेंटर पे। तो कर देते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसके आपको। इनका कंट्रीब्यूशन निकाला था कॉर्नर से अपने, कॉर्नर से कितने एटम्स आए थे? 8 × 1/8 = 1। ठीक है, अब एक जो पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में, बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। पूरा रूम है खाली है बीच में से, तो कहाँ प्रेजेंट होगा? जस्ट सेंटर में, सेंटर में बिल्कुल, ना ऊपर की तरफ ज्यादा, ना नीचे की तरफ, ना राइट ना लेफ्ट, ना कहीं पे उसका कंट्रीब्यूशन बटेगा, ना डिवाइड होगा कहीं से। वो पूरा का पूरा बॉडी मतलब रूम के अंदर 1% खड़ा है तो पूरा का पूरा रूम के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर देगा अपना, बाहर 1 भी % अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो बॉडी के द्वारा से कितना आइटम्स आ गए? 1। तो टोटल आइटम्स कितने हो गए? 1 + 1 = 2। ठीक है, तो बॉडी के अकॉर्डिंग इस कितना कंट्रीब्यूशन आ गया? 2। करते हैं थर्ड टाइप की जो है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कौन इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अपोजिट फेसेस पे। पूरा रूम है, कॉर्नर से प्रेजेंट है। अब कैसे? अपोजिट फेस हो गए, ये 2 अपोजिट फेस, ये 2 अपोजिट फेस, ये 2 अपोजिट फेस। तो कैसे? अब 2 अपोजिट फेस है तो उसमें कंट्रीब्यूशन कितना आएगा वो निकालना है। ये रूम में पूरा अपोजिट फेस तो एक साथ एक में ही मिलेंगे अपन को। कॉर्नर से मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 1 कॉर्नर। ठीक है, कितने एटम्स प्रेजेंट है? एटम्स प्रेजेंट बाय कॉर्नर। ठीक है, एट कॉर्नर्स। ठीक, अब 2 फेसेस है, ये फेस कंसीडर कर लेते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला फेस कंसीडर कर लेते हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपस में? इनका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ तो ऊपर रहते हैं, हाफ नीचे रहते हैं। तो हाफ इस साइड हो गया या हाफ इस साइड मान लेते हैं, हाफ इस साइड मान लो, हाफ इस साइड मान लो, हाफ हाफ 1। तो बाय अपोजिट फेस कितना कंट्रीब्यूशन? 1, मतलब 1/2 है और टोटल कितने? 2। तो कितना आ गया? 1। टोटल आइटम कितने आ गए? 1 + 1 2। तो टोटल आइटम कितने प्रेजेंट होते हैं इस यूनिट सेल में? 2 होते हैं। अब बात करते हैं हम एज सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में। एज सेंटर द constituent particles present at the corners as well as edges, all edges। एक ये है, इस पे एक एज ये हो गया, एक ये है
एक एज ही हो गया, एक ही है, इसका एज ही हो गया, ये एक एज हो गया, ये एक एज हो गया, ये हो गया एक एज, इसको कंसीडर नहीं करते, एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया, एक एज ये, एक एज ये, एक एज ये, चार नीचे मान लेते, फ्लोर चार है अपने पास, ठीक है, 1 2 3 4, तो चार एजेस तो नीचे हो गए, चार एजेस ऊपर हो गए, बचे कितने, 1 2 3 4, फोर पिलर ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 12 एजेस। तो कॉर्नर से अपन का कंट्रीब्यूशन बनाया था, टोटल आइटम कितने हो कॉर्नर्स पे, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, जिससे जिससे आएगा उसको 1/4, तो टोटल कितने परसेंट हो गए यहाँ पे 3, तो टोटल आइटम कितने हो गए, 1 + 4 इक्वल्स 1 + 3 इक्वल्स टू 4, तो टोटल आइटम्स कितने परसेंट हो गए, एच सेंटीमीटर क्यूबिक में 4। तो ये सब कुछ था किसके बारे में, प्रिमिटिव क्रिस्टलेट्स। यूनिट सेल के टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव किसे कहते हैं, प्रिमिटिव कैसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया, फिर डिस्कशन किया कि नॉन प्रिमिटिव के कितने टाइप्स होते हैं, फिर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, फिर उनके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए और पता लगा कि कितने कंट्रीब्यूशन है। आज की क्लास सिर्फ बेस थी सिर्फ यूनिट सेल और उसके टाइप्स पे।